यहाँ पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं हम पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से, होती हो घर में या नहीं होती हो हमें तो समझनी है ना। तो देखो बेटा, मैं अगर आप लोग को बोलूं कि इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अलग अलग लोग बाग है, लेकिन अलग अलग लोगों के पास में पावर नहीं है, सारी पावर एक ही जने के पास में। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा तुम मुझे बताओ, क्या होगा? अगर मान लो कि तुम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे दादाजी हैं, मान लो दादाजी के नीचे हैं तुम्हारे ताऊ जी, और ताऊ जी के नीचे तुम्हारे पापा। अब मैंने नीचे ऊपर कैसे बोला कि भैया सर कुछ पावर्स है वो दादाजी की है, कुछ पावर्स पापा के पास है और कुछ पावर ताऊ जी के पास। अगर मैं बोलता हूं कि सारी पावर सिर्फ दादाजी के पास ही हो, मतलब दादाजी के अलावा किसी की सुनी ही ना जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तुम लोग खुद सोचो, ऐसी सिचुएशन किस प्रॉब्लम को लीड करेगी? तो ये सिचुएशन लीड करेगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे सर, लड़ाई हो जाएगी। या मानो तुम लोग दो भाई हो, तुम लोग क्या हो? दो भाई, एक का नाम है चुन्नू और एक का नाम है मुन्नू। अब सुनो, सारी पावर अगर तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब ये चुन्नू मुन्नू के पेरेंट्स, ठीक है, अगर चुन्नू मुन्नू के पेरेंट्स सारी पावर अगर मुन्नू को दे दे और चुन्नू को कुछ भी ना दे, तो क्या होगा? चुन्नू मुन्नू में क्या होने वाली है? लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा ही ये चैप्टर है, हम इसके अंदर समझेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है और पावर शेयरिंग होनी जरूरी क्यों है। शायद तुम लोगों को इतने से इंट्रोडक्शन से, ये डिस्क्रिप्शन से बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, फिर पावर शेयरिंग कैसे करनी है। तो ये पूरा कुछ चैप्टर है। तो आओ शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर की। लेक्चर का टॉपिक है पावर शेयरिंग, ठीक है। इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो मेजरली आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। मेजरली क्या पढ़ने? 4 टॉपिक। कि पावर शेयरिंग होती क्या है, ये बात तुम लोग खुद समझ गए। जब हर लोगों के बीच में इक्वल पावर को डिवाइड कर दें या कुछ पावर शेयर करें सबको। अगर सर हमारे घर के अंदर हमने पावर शेयर नहीं करी, मतलब मान लो कि आपके घर के अंदर, आपके भाई के अंदर और आपके अंदर, या आपकी बहन और भाई के अंदर सारे पावर किसको दे दी? आपकी बहन को, कि आपकी बहन जो करे वो सब सही और आप करो वो सब गलत। तो होगा क्या? आप लोगों में क्या होने लग जाएगी? लड़ाई होने लग जाएगी। आप क्या शिकायत करोगे अपने पेरेंट्स से कि आप तो सारी बात दीदी दीदी की मानते हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, आप मेरे साथ भेदभाव करते हो। फिर पीछे से दीदी आवाज देती है, तेरे को कचरे के डब्बे से लाए थे, है ना? रिलेट कर पा रहे हो? तो अगर ऐसा हो कि सारी पावर अगर दीदी को ही दे दी जाए, तुम्हें ना दी जाए, कोई भी ये नहीं बोलेगा सर आपके बोलने से क्या होता है, पावर तो सारी दीदी के पास ही है। मैं समझ सकता हूं उस बात को, बट फिर भी एक लेवल पर आप देखते हो कि फैमिलीज के अंदर पावर शेयर होती है। अगर पावर शेयर नहीं होती, अगर मान लो आप एक आदमी है जिसके 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, अगर उसने अपनी सारी पावर बड़े बेटे को दे दी, छोटे को नहीं देगा, तो होगा क्या? बड़े बेटे में और छोटे बेटे में क्या हो जाएगी बेटा? लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि दोनों को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में दिखानी होती है। दोनों चाहते हैं कि हमारा कोई भी डिसीजन में रोल मेकिंग हो। सपोज एक आदमी है जिसके 2 बेटे हैं, ठीक है। अब मतलब एक दादाजी हैं जिनके 2 बेटे हैं, या तुम्हारे दादाजी के 2 बेटे हैं, एक बड़े ताऊ जी और एक तुम्हारे पापा। अगर दादाजी सारी पावर अगर ताऊ जी को दे दे, मतलब ताऊ जी का तो डिसीजन वो हर चीज में माने, लेकिन आप लोग का कोई भी डिसीजन कंसीडर ना करें आपके पापा का, तो होगा क्या? आपके पापा और ताऊ जी के बीच में क्या हो जाएगी बेटा? फाइट हो जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर एक कंट्री का एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है कि 2 कंट्रीज, दोनों ने अपने यहां पर पावर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे डील किया, ठीक है। तो देखो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे एक केस स्टडी है 2 कंट्रीज की। कौन कौन सी कंट्री है? एक है बेल्जियम और दूसरी कौन है बेटा? श्रीलंका। एक कौन है बेटा? बेल्जियम, और दूसरी कौन है बेटा? श्रीलंका, ठीक है। इनके हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों करनी चाहिए भैया पावर शेयरिंग, क्या रीजन है, तो उसके रीजन देखेंगे। और उसके बाद में लास्ट जो
टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग होती कैसे कैसे। तो कुल मिला के इस चैप्टर में मेजरली 3 क्वेश्चन है। पहली तो कि बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई। पावर शेयरिंग क्या होती है, आप लोग समझ गए कि पावर का डिवाइड होना पावर शेयरिंग है। तो आप ये समझोगे सबसे पहले तो कि बेल्जियम और श्रीलंका में पावर डिवाइड कैसे कैसे हुई, एक एग्जांपल से पूरे चैप्टर को समझाता है। उसके बाद ये बताएगा कि पावर शेयरिंग करनी जरूरी है क्यों, नहीं करोगे तो क्या होगा। और उसके बाद में जब ये समझ आ गया कि भाई करनी जरूरी है, तो हम ये समझेंगे पावर शेयर करी कैसे जाएगी। क्या चैप्टर का बेसिस सबको समझ में आ गया है क्या? यस सर। चलो आओ बात करते हैं सबसे पहले अपने इंडिया के थोड़ा सा पास, मतलब अपने साउथ साइड में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है बेटा श्रीलंका। क्या नाम है बेटा? श्रीलंका। ये उसका झंडा है, देख पा रहे हो? ये इतना सा टापू है, एक तरह का आइलैंड है। क्या है बेटा? एक आइलैंड है ये श्रीलंका। यहां पर ये जो देश है ना, ये ठीक हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ। हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, ये लोग इंडिपेंडेंट हुए 1948 में। कब इंडिपेंडेंट हुए बेटा? 1948 में। अब समझो यहां पर श्रीलंका के अंदर कौन कौन लोग रहता था, ठीक है। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन में आप लोग को समझाना चाहता हूं कि श्रीलंका में रहते कौन कौन थे। तो बेटा श्रीलंका के अंदर अगर आज की तारीख में आप देखोगे ना, तो श्रीलंका के अंदर मेजरली 3 तरह के लोग बाग रहते हैं। एक वो लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, श्रीलंका की लैंग्वेज है सिन्हाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाली लैंग्वेज। एक वो लोग हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं, जो इंडिया में तमिलनाडु है ना, यहां पर भी वही भाषा बोली जाती है। भाषा कौन सी है बेटा? तमिल लैंग्वेज। और कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं बेटा? क्रिश्चियनिटी को। ये श्रीलंका का कंपोजिशन है, मतलब वहां के लोग बाग कौन से धर्म के हैं। तो देखो भैया 70% लोग बाग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, 18% है वो तमिल भाषा वाले, जिसमें से 13% जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, 13% जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंका के ही हैं। मतलब वो लोग बेसिकली श्रीलंका में ही रहते आ रहे हैं बहुत सालों से। देखो ये जो तमिल है, ये तमिल इंडिया से रिलेटेड है ना। मैं आपको बताता हूं, यहां पर 2 तरह के लोग बाग हैं तमिल भाषा बोलने वाले। एक वो लोग जो इंडिया से गए थे, कहां पर? श्रीलंका। मैं आपको बताता हूं, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इनको ना चाय के बागानों में काम करने के लिए, मतलब टी गार्डन्स में काम करवाने के लिए इंडिया से लेके गए थे। कहां लेके गए? श्रीलंका। और ये वहीं जाकर के सेट हो गए। तो ये इंडिया से गए हुए हैं, इनका ओरिजिन क्या है? इंडिया। और बोलते कौन सी भाषा है? तमिल। तो इनको बोलते हैं इंडियन तमिल। ये कितने परसेंट है बेटा? 5% है श्रीलंका में। और श्रीलंकन तमिल्स ये कितने परसेंट है? 13%। ये श्रीलंका के रहने वाले और तमिल भाषा को बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर एक दूसरी भाषा चलती है, इसको बोलते हैं सिन्हाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाली लैंग्वेज। ज्यादातर लोग श्रीलंका में जो है वो सिन्हाली लैंग्वेज बोलने वाले हैं। और उनका धर्म कौन सा है बेटा? बुद्धिज्म। कौन सा धर्म है बेटा? बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म को वो लोग फॉलो करते हैं। जबकि श्रीलंकन तमिल्स जो है, इनमें दोनों तरह के लोग बाग हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ कौन से हैं बेटा? मुसलमान। कुछ लोग तो कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? हिंदू को। और कुछ कौन से को फॉलो करते हैं? मुसलमान को। और 7% लोग कौन है? क्रिश्चियनिटी वाले। 7% लोग कौन वाले? क्रिश्चियनिटी वाले, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। कुछ बाकी धर्म के भी लोग बाग यहां पर बचे हुए, लेकिन उसका डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमें उसको पढ़ना नहीं है। यस, तो 7% लोग तो वहां पे क्रिश्चियनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, 18% लोग तमिल हैं और 70% लोग सिन्हाली लैंग्वेज वाले हैं ना। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये श्रीलंका का मैप है, ये श्रीलंका में रहते कहां पर है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये वहां पर 2 तरह के रीजन्स हैं। देखो श्रीलंकन तमिल जो है ना, ये ऊपर की साइड में, नॉर्थ की साइड में ऐसे बाउंड्री पर रह रहे हैं। तो ये लोग तो सारे कौन है? श्रीलंकन तमिल। जहां जहां पर डार्क ब्राउन रीजन है, ये डार्क ब्राउन वाला रीजन, यहां रहते हैं इंडियन तमिल्स। और ये जो येलो वाला रीजन है, जो मेजोरिटी पार्ट, देखो ज्यादातर पार्ट इस नक्शे में क्या दिख रहा है? येलो पार्ट में कौन रहते हैं? वो लोग जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, श्रीलंका के ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली 3 तरह के लोग बाग मेजरली देखने को मिल रहे हैं। एक सिन्हालास, दूसरे तमिल और तीसरे क्रिश्चियनिटी वाले। और तमिल में भी कितने तरह के? 2 तरह के। एक श्रीलंका के तमिल्स वाले हैं वो,
देखो ये इंडिया के पास में, तो यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो अब इंडिया में भी यहाँ पे तमिलनाडु यही नीचे की साइड है, तो देखो यहाँ पर तमिल का इफेक्ट दिख रहा है। तो ये वो लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं शुरू से, लेकिन इनकी भाषा कौन सी है, तमिल भाषा, ठीक है। और ये वाले वो लोग हैं जो है तो इंडिया से, कहीं ना कहीं उनके जो फोर फादर हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो इंडिया से गए थे, लेकिन वो कहाँ जाके सेट हो गए, अब वो सेट हो गए श्रीलंका में जाके, और वो क्या कहलाते हैं, इंडियन तमिल्स, ठीक है। अब ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, और जो वहां पर कुछ परसेंट लोग हैं, 7% लोग वहां के, वो कौन है बेटा, क्रिश्चियनिटी वाले। अब ये बात तुम्हारे को समझ में आ रही है, मतलब अगर मैं बोलूं तो श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी जो लोग बाग हैं वो कौन है बेटा, सिन्हालाज। अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है यहां पर चालू, ठीक है। यहां से इस चैप्टर को पढ़ना चालू करते हैं। श्रीलंका में 1948 में जैसे श्रीलंका आजाद होता है, ठीक है, जैसे आजाद होता है, तो वहां पर जो मेजोरिटी ग्रुप है, जो मेजोरिटी लोग हैं, वो कौन होते हैं बेटा, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, जो जो श्रीलंका के ओरिजिन के लोग बाग होते हैं। ये लोग ना, ये लोग कोशिश करते हैं कि बोले हम लोग पॉपुलेशन में ज्यादा है, तो हम, ये लोग कोशिश करते हैं कि हम पूरे श्रीलंका को डोमिनेट कर लें, हम श्रीलंका में हम लोगों का ही राज चले। क्यों? क्योंकि ये लोग संख्या में क्या है, ज्यादा। जैसे कि मान लो कि अगर एक क्लास के अंदर बॉयज ज्यादा हैं और गर्ल्स कम है, तो बॉयज ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डोमिनेट करें, हम कहें वो हो। तो ऐसे ही यहां पर श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लोग बाग चाहते थे क्या करना बेटा, डोमिनेट करना, मतलब उस कंट्री पे क्या करना बेटा, रूल करना, ठीक है। अब ये रूल करना क्यों चाहते थे, क्योंकि ये लोग किसमें थे बेटा, मेजोरिटी में। किसमें थे बेटा, मेजोरिटी में। तो इस कारण से 1948 में तो ये लोग आजाद होते हैं, 1956 में ये लोग एक एक्ट पास करते हैं, एक रूल पास करते हैं, और उस रूल में क्या कहते हैं ये लोग कि भैया आज से जो सिन्हाला भाषा है ना, सिन्हाला कौन सी भाषा है, जो श्रीलंका के लोग बाग बोलते थे, कि आज से सिन्हाला जो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे हम लोग। बोले आज से क्या है, जो श्रीलंका की जो भाषा है, सिन्हाला जो भाषा है ना, वो कौन सी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की। दूसरी चीज ये लोग क्या कर रहे थे, जब इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई, तो ये गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर प्रायोरिटी किस लोगों को देते थे, जो श्रीलंका की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, मतलब सिन्हाला लोग, ठीक है, जो सिन्हाला भाषा बोलते थे ना, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे रहे। यूनिवर्सिटी में भी कौन पढ़ रहा है, जो सिन्हाला कम्युनिटी से है। दूसरा, ये लोग, अब ये इन लोग का धर्म कौन सा है, सिन्हाला वालों का बुद्धिज्म, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिज्म को प्रमोट करें पूरी जगह पर। ये जो सारी चीजें, साथ साथ में जो सिन्हाला कम्युनिटीज के लीडर होते हैं ना, जो पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकली भी डोमिनेंस किसकी है, सिन्हाला लोगों की। मतलब जब वो उनकी कंट्री बन गई, जीत गई, आजाद हो गई, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं किसके लिए, अपनी कल्चर और लैंग्वेज के लिए। अब दिक्कत क्या थी कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है, ये अपने मेजोरिटी में होने का फायदा उठाती है, और ये कोशिश करती है कि श्रीलंका में हम मेजोरिटी में हैं, तो हम लोग ही रूल करें। मतलब ये कैसे कैसी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ये अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं मेजोरिटेरियन, ठीक है, मेजोरिटेरियन पॉलिसी को अपनाते हैं। तो इससे मेजोरिटेरियनिज्म से होता क्या है बेटा, तो पहले एक बार ये समझो कि कीवर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो देखो मेजोरिटेरियन बिलीफ होता क्या है बेटा, एक बिलीफ जिसके अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करे, मतलब शुड बी एबल टू रूल द कंट्री विच एवर दे वांट। मतलब मेजोरिटी पॉलिसी क्या होती है, जिसके अंदर एक जो बड़ी अमाउंट में जो लोग बाग है, वो एक कंट्री को रूल करना चाहते हैं उस तरह से जिस तरह से वो लोग चाहते हैं, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड ऑफ द माइनॉरिटी। लेकिन साथ साथ में ये लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप है, मतलब जो कम अमाउंट में, जैसे कि श्रीलंका में माइनॉरिटी में कौन थे, तमिल्स और क्रिश्चियन, उन लोगों की डिमांड को ये सुनना ही चाहते नहीं थे। बात समझ आ रही है? अब तुम लोग को प्रॉब्लम समझ आ रही है कि ये वैसे ही हो रहा है कि घर के अंदर मान लो एक घर के अंदर 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो हर बात में किसकी चलती है, लड़कियों की चलती है। तो लड़कों को क्या प्रॉब्लम फील होगी, सपोज एक माता पिता है जिनके कितने बच्चे हैं, 6 में से 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो सारी बात किसकी मानी जा रही है, लड़कियों की। तो होगा क्या, इससे क्या दिक्कत होगी, जो लड़के होंगे उनमें क्या फूटेगा, गुस्सा फूटेगा, वो चाहेंगे हमें भी पावर मिले, और उनको पावर नहीं मिलेगी तो उनमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कहां पे बनती है बेटा, श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका के जो सिन्हाला कम्युनिटी वाले वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे,
डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। गवर्नमेंट जॉब में भी अपने अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं, अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनके धर्म को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। साथ साथ में जो उनके लीडर्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाते हैं? जनरली सिन्हाना के लिए। तो इससे होता क्या है बेटा? इससे होता है तमिल कम्युनिटी गुस्सा हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? तमिल जो कम्युनिटी है वो गुस्सा हो जाती है और वो लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? वो लोग अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी बोल लो या ऑर्गेनाइजेशन बोल लो। अब तमिल कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, जो कि किसमें, कम अमाउंट में, माइनॉरिटी में, अब वो लोग बोल रहे हैं कि भैया तुम लोग को तो सिन्हाला लैंग्वेज आती है, तुम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला बना दी, इसका मतलब जितने भी ऑफिसेज वगैरह में काम हो रहा है वो कौन सी भाषा में होगा? सिन्हाला भाषा में। जितने भी गवर्नमेंट काम होंगे किस भाषा में होंगे? सिन्हाला में। लेकिन हमें तो सिन्हाला आती नहीं, हमें तो तमिल आती है। ऐसे समझो कि इंडिया के अंदर अगर हर जगह पर ऐसे कर दे कि इंग्लिश भाषा कंपलसरी है तो होगा क्या? हिंदी वाला तो समझ ही नहीं पाएगा। और इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, इसका मतलब इन्होंने सिन्हाला को तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई लेकिन तमिल लैंग्वेज को कहीं भी जगह दी नहीं। तो तमिल वालों को तो सिन्हाला समझ में नहीं आती, तो वो लोग तो ऑफिस में काम करवा ही नहीं सकते। अब जैसे इंडिया के अंदर इंग्लिश को हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है, लेकिन साथ साथ में हिंदी को भी तो बना रखा है, और लैंग्वेज को भी तो बना रखा है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ की। लेकिन इन लोगों ने तो क्या करा, ऑफिस और पूरे नेशन की लैंग्वेज क्या बनाने की कोशिश करी? उन्होंने कोशिश करी कि भैया पूरे नेशन की भाषा कौन सी हो जाए? सिन्हाला, मतलब सब सिन्हाला बोले। तो अब तुम्हें पता है ना भाषा कितनी बड़ी चीज है। तो तमिल वाले जो लोग बाग हैं उनको ऐसा फील होने लगा कि हम तो एलिनेटेड है, हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो इन लोगों ने ग्रुप बनाया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और कुछ डिमांड करनी चालू करी। तो इन लोग की क्या डिमांड थी? सबसे पहले अब ये लोग भी डिमांड करने लग गए कि भैया तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। बोले तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तमिल में भी चीजें लिखो ताकि हम समझ पाए, पहली चीज। दूसरा ये बोलते हैं कि भैया आप लोग अपने अपने लोगों को जॉब्स में ले रहे हो, अपने अपने लोगों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका दे रहे हो, हमारे बच्चों का एडमिशन ही नहीं लेते हो। तो बोले हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, किसके लिए? जॉब्स के लिए, और साथ साथ किसके लिए बेटा? यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। और जब ये सारी बातें चल रही थी तो कुछ लोग ऐसे जनरेट होते हैं तमिल वाले, वो लोग तो ये डिमांड करने लग जाते हैं कि बोलिए जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, एक काम करो, तुम लोग तुम्हारा वाला लैंग्वेज लेना चाहते हो, तुम्हारा वाला एरिया अलग कर लो, और हमारे को ये वाला जो बेल्ट है ना, ये जो तमिल वाले हैं, हमारे को अलग कर दो, हमें अलग कर दो, रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो। मतलब अब देखो इन लोग को इतना गुस्सा आ गया कि ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि आप दोनों, आपके घर में भाई बहनों में लड़ाई हो गई और भाई क्या बोल रहा है, भैया हमारे को तो एक अलग घर बनवा दो, हमें रहना ही नहीं है इनके साथ। ठीक है, तो ये वैसी सी ही बात हो रही है यहाँ पे श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के लोग बाग क्या मांगने लग गए? इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम मतलब होता है स्टेट, इलम मतलब क्या होता है? स्टेट। तमिल इलम मांगने लग गए। ये क्या बोलने लगा कि जो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है ना, उसके अंदर श्रीलंका के अंदर हमारा एक अलग सेपरेट एरिया बना दो। ठीक है, अगर तुम लोग को हमारी बातें नहीं सुननी, हमारी चीजें नहीं सुननी, तो हमारी बातों को, हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो। तो सिन्हाला वाले इनकी ये बात भी नहीं सुनते। साथ साथ में ये लोग जो डिमांड करते हैं कि हमें ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमारी लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी दो, हमारी बातों को भी सुनो, ये लोग ऐसा करते नहीं है। तो हुआ क्या रहा है? श्रीलंका वाले पावर डिवाइड नहीं कर रहे, ये लोग सारी पावर किसके हाथ में दे देते हैं बेटा? ये लोग सारी पावर दे देते हैं किसके हाथ में? श्रीलंका वालों के हाथ में, और तमिल वालों को कोई भी पावर मिलती नहीं है। मतलब ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये करने की कोशिश कर रहे हैं मेजोरिटी रूल। क्या करने की रूल? मेजोरिटेनियन मेजर। कौन सा मेजर अपना रहे? मतलब ये लोग क्या करें कि मेजोरिटी वाले रूल करें, मेजोरिटी वाले के पास पावर। इस वजह से होता क्या है, जब एक हाथ में पावर चली जाएगी, मैंने तुम लोग को बताया कि अगर मान लो तुम्हारे पापा सारी बात तुम्हारे बड़े भैया की माने या बड़ी दीदी की माने और तुम्हारी ना माने, तो होगा क्या? भैया और दीदी में आप में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा ही श्रीलंका में होता है। और श्रीलंका के जो सिन्हाला लोग जैसे ही तमिल वाले लोगों की डिमांड को इग्नोर करते हैं, तो श्रीलंका में हो जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? जब एक कंट्री के लोग ही आपस में लड़ने लग जाएं। और ऐसी सिचुएशन कहां पे होती है बेटा? श्रीलंका में। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन हुई क्यों श्रीलंका में? क्यों हुआ सिविल वॉर? क्योंकि उन लोगों ने क्या नहीं किया था? जल्दी से कमेंट्स में बताओ मेरे को कि श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि श्रीलंका वालों ने क्या नहीं किया बेटा? श्रीलंका वालों ने पावर शेयर नहीं करी। वहीं पर अपनी एनसीईआरटी में एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है जिस कंट्री का नाम है बेल्जियम। क्या नाम है बेटा? इस कंट्री का नाम है बेल्जियम।
देखो बेल्जियम को पहले समझते हैं मैप के अंदर कि यूरोप में मैप में ये है कितना। यस सर, है ना, अकोमोडेट नहीं किया, इक्वल पावर शेयर नहीं करी। हाँ, तो जब पावर शेयर नहीं करी तो श्रीलंका वाले भड़क उठे। तो एक कंट्री का तो एग्जांपल एनसीईआरटी ने सिखाया दिखाया, जो कि क्या नाम था, श्रीलंका। वहां पे क्या कर रहे थे लोग, मेजोरिटियन मेजर यूज कर रहे थे। मेजोरिटियन मेजर मतलब मेजोरिटी रूल करना चाह रही थी, मतलब ये लोग उसकी बात सुन रहे थे जो मेजोरिटी कह रही है। अब उस वजह से वो क्या रहा था, माइनॉरिटी वाले जो कम संख्या वाले लोग हैं, मतलब तमिल्स वाले, वो क्या हो रहे थे, इग्नोर हो रहे थे। वहीं पर एनसीईआरटी दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल देती है जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है बेटा, बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप में एक छोटी सी कंट्री, कहां पर है, आपको मैंने बताया था ये बेल्जियम। बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस के नॉर्थर्न साइड के अंदर। फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप वाले में आप लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, कि फ्रांस के नॉर्थ के अंदर एक जगह सेटअप करी गई जिसको नाम था किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और बाद में जाकर के वो क्या बन गया था, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बन गया था। पढ़ा था हम लोगों ने। तो भैया नॉर्थ के फ्रांस के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, फ्रांस के नॉर्थ में कंट्री जिसका नाम क्या है बेटा, बेल्जियम। फ्रांस के नॉर्थ में कंट्री जिसका नाम क्या है बेटा, बेल्जियम। बेल्जियम के जस्ट पास में बॉर्डर किस किस से शेयर होती है, एक लक्समबर्ग, एक जर्मनी और एक नीदरलैंड, ठीक है। तो बेल्जियम के चारों ओर कौन कौन है, एक नीदरलैंड है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है और फ्रांस है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये बेल्जियम का झंडा है, ठीक है, देख लो भैया। अब ये जो बेल्जियम कंट्री है ना, कौन सी कंट्री बेटा, ये बेल्जियम कंट्री, जहां पे नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, फ्रांस है। ये बेल्जियम एकदम छोटी सी कंट्री है। अगर मैं यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूं ना, अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी, है ना। हरियाणा से भी छोटा एरिया है हमारा, हरियाणा जितना स्टेट है, छोटा तो नहीं बोलूंगा, हरियाणा जितना स्टेट है, ठीक है, मतलब जितना हमारा हरियाणा है ना, उतनी पूरी कंट्री है, इतनी छोटी सी कंट्री है। अब देखो इस कंट्री ने कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले समझते कि बेल्जियम में लोग कौन कौन रहते थे। तो बेटा बेल्जियम में मेजरली दो तरह के लोग बाग देखने को मिलते थे। एक वो लोग जो डच भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे बेटा, डच। और एक वो लोग जो कौन सी भाषा बोलते थे बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच। तो एक तो वो लोग हैं जो कौन सी भाषा बोल रहे हैं बेटा, डच। और एक कौन से वाले लोग बाग हैं बेटा, जो कौन सी भाषा बोलते हैं, एक वो लोग हैं जो बोलते हैं फ्रेंच। तो पूरी बेल्जियम के अंदर 3 तरह के लोग हैं, एक तो बोलते हैं डच, एक बोलते हैं फ्रेंच, और 1% वो लोग हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा, जर्मन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि बेल्जियम में था क्या। तो बेल्जियम अगर पूरी कंट्री, ओवरऑल कंट्री की बात करूं, तो ज्यादातर लोग बाग बेल्जियम के कौन सी भाषा बोलते थे, डच भाषा, ठीक है। वहीं पर 40% लोग बाग कौन सी भाषा बोलते थे बेटा, ठीक है, डच बेल्जियम की लैंग्वेज है, ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज। और जो ऊपर 1% लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो लोग बोलते थे जर्मन, ठीक है, 1% लोग बाग। लेकिन अगर मैं बात करूं ये जो बेल्जियम है, अगर यहां पर बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है बेटा ब्रुसेल्स। क्या का नाम है उसका, ब्रुसेल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रुसेल्स की, तो बेटा ब्रुसेल्स के अंदर दो ही भाषा बोलने वाले लोग आगे, एक है फ्रेंच और दूसरा डच है। तो भैया पूरी कंट्री के अंदर भी फ्रेंच और डच है। लेकिन अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं, किसकी बात करूं, पूरे ब्रुसेल्स की बात करूं, पूरे ब्रुसेल्स की बात करूं, जो उसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की। तो वहां पर ज्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा, 80% जो लोग बाग है वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच। देखो पूरी कंट्री में, ओवरऑल कंट्री में मैं अगर बात करूं, तो ओवरऑल कंट्री में तो डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग बाग कम हैं। लेकिन वहीं पर जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहीं पर जो उसकी कौन सी सिटी है बेटा, कैपिटल सिटी, जो उसकी ब्रुसेल सिटी है, वहां पे क्या है, 80% लोग बाग तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% क्या बोलते हैं, सिर्फ डच लैंग्वेज। 20% लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। ये बात समझ आ रही है। तो पहले ये देखते हैं कि बेल्जियम में रहते कहां थे, ठीक है, फिर मैं आप लोग को इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी प्रॉब्लम थी क्या। देखो ये बेल्जियम का मैच है, ये बेल्जियम का आपका मैप है।
तो बेल्जियम में ये जो बीच में ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना आपको, ये ऑरेंज कलर का ये वाला, ये तो ये रहा, ये तो क्या है आपका, ये है बेल्जियम की कैपिटल जिसका नाम क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। और वहीं पर ये जो ऊपर वाला येलो येलो रीजन दिख रहा है आपको, ये है फ्लैमिश रीजन। कौन सा रीजन है बेटा, फ्लैमिश, फ्लैमिश रीजन। अब फ्लैमिश रीजन के अंदर, फ्लैमिश रीजन के अंदर कौन से लोग बाग रहते हैं, डच भाषा बोलने वाले। कौन से लोग बाग रहते हैं बेटा, डच भाषा बोलने वाले। ये मेजोरिटी में है पूरी कंट्री में। अगर पूरी कंट्री में देखें पॉपुलेशन ज्यादा किसकी है, फ्लैमिश रीजन वालों की, और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच, ठीक है। और वहीं पर ये जो नीचे जो कंट्री है, जो रेड रेड कलर के अंदर जो कंट्री का जो नीचे वाला पार्ट है रेड रेड, ये फ्लैमिश रीजन है। नीचे वाला जो रीजन है वो वलोन रीजन है ना, वलोनिया रीजन। कौन सा रीजन है ये, वलोनिया रीजन। यहां पर रहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले, ये लोग बहुत कम है। ये लोग कौन है, वो ये लोग क्वांटिटी में कम है। और इधर जो छोटा सा, अगर आप देखोगे इधर यहाँ साइड में से छोटा सा, जहां पर मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, ये लाइन खींच रहा हूं, इधर थोड़े से एरिया में कौन से लोग बाग रहते हैं, इस छोटे से एरिया में लोग बाग रहते हैं वो लोग जो जर्मनी बोलते हैं, ठीक है, जर्मनी बोलने वाले। तो अगर हम लोग समझे पूरे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, 59% पूरी कंट्री के अंदर अगर कैलकुलेशन करें कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से 59 लोग तो क्या बोलते हैं, डच भाषा। 40 लोग बोलते हैं फ्रेंच। उनमें से 100 में से कोई एक जना होगा, वो कौन सी बोलता होगा, जर्मन लैंग्वेज। लेकिन वहीं पर मैं बात करूं अगर उसकी कैपिटल सिटी, कैपिटल में उल्टा था। कैपिटल में क्या था, 80% लोग तो बोलते थे फ्रेंच और 20% क्या बोलते थे, डच। अब दिक्कत ये थी कि यहां पर सारा रोल होता है इनकी जो कंट्री है जिनका नाम है ब्रुसेल्स, ठीक है। अभी आओ यहां पर फोकस करते हैं। तो बेटा जो ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स, अब ये जो ब्रुसेल्स है यहां पर 80% लोग रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले, डच रहते हैं 20%। अब देखो ये फ्रेंच बोलने वाले पूरी कंट्री के अंदर, ये फ्रेंच बोलने वाले पूरी कंट्री के अंदर तो माइनॉरिटी है, लेकिन जो इनकी कैपिटल सिटी है वहां पर ये मेजोरिटी में। अब ये जो फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं, ये जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग बाग हैं बेटा, ये फ्रेंच बोलने वाले लोग बाग रिच होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, दे आर रिच, इनके पास पैसा होता है, दे आर वेल एडुकेटेड। अब जब ये एडुकेटेड हैं तो अब ये क्या कोशिश करते हैं, ये स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि ब्रुसेल्स पे रूल कौन करे, फ्रेंच बोलने वाले, क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे हैं। जबकि उनके कंपेयर में जो डच वाले हैं ये पढ़ाई लेट करते हैं, ठीक है, ये उतने उतने पैसे वाले नहीं है, तो एडुकेटेड भी नहीं है, रिच भी नहीं है। तो ये लोग कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में कि डोमिनेट करे। देखिए वही वाली बात, जैसे ये डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो इन लोगों में क्या होने लग जाती है, लड़ाई होने लगती है। तो एक तरफ तो ऐसी लड़ाई देखने को मिली श्रीलंका में। श्रीलंका ने तो क्या किया, जब लड़ाई हुई तो उसने जो मेजोरिटी में लोग बाग थे उनको उनकी बात मान ली और माइनॉरिटी वालों की सुनी ही नहीं। लेकिन ब्रुसेल्स ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, आओ समझाता हूं। देखो बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम में यहां पर जो टेंशन इमर्ज होती है वो इमर्ज होती है 1950 से लेकर 1960। बेल्जियम में बात कहां की हो रही है बेटा, बात हो रही है पर्टिकुलर ब्रुसेल्स की। वहां पर लड़ाई चालू होती है किसके बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में। यहां पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, थोड़ी बहुत टेंशन होती है। जैसे टेंशन अराइज होती है ये लोग बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं। वहां पर तो उन लोगों ने सारी बात, ब्रुसेल्स में किसकी मानी, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने श्रीलंका में तो क्या किया था, सारी बात सिन्हाला की मानी। इन लोगों ने बोला नहीं, हम सिन्हाला की या एक कम्युनिटी की बात नहीं मानेंगे, हम लोग करेंगे पावर का डिवाइडेशन, हम लोग सबको अकोमोडेट करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, जब 1950 से लेकर 1960 में इन लोगों में थोड़ी बहुत टेंशन चलती है, तो 1970 से लेकर 1993 तक जब ये डच वाले लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं, जब ये लोग आवाज उठाते हैं ना, तो ये लोग पता है क्या करते हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया, बोले डच वाले लोग अगर ब्रुसेल्स में कम है और फ्रेंच वाले ज्यादा हैं, तो बोले आप चिंता मत करो, नेता दोनों जगह से बराबर बराबर बनेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जब ये अपने पूरे देश की जो गवर्नमेंट बनाते हैं, भले ही बोले फ्रेंच वाले कम है पूरी कंट्री में और डच वाले ज्यादा हैं,
लेकिन नेता का जो नंबर है, अगर 50 नेता 50 पॉलिटिशियन फ्रेंच के बनेंगे तो 50 किसके बनेंगे, डच के बनेंगे। पहली बात तो ये, तो पहला तो ये लोग क्या करते हैं, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करते हैं, कब से लेकर कब तक, 1970 से लेकर 1993 तक। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, पावर सबको डिवाइड कर रहे हैं, एक जने की बात नहीं मान रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रेंच मिनिस्टर जो है और डच मिनिस्टर, उनका नंबर इक्वल इक्वल रखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसको दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब भाई जनरल सी बात है कि कुछ स्टेट के अंदर तो डच वाले ज्यादा हैं, कुछ स्टेट में फ्रेंच वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल की जो पावर है पूरे गवर्नमेंट की, वो जो पावर है वो उठा के किसको दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। तो बोले भैया हर जगह के जो लोग बाग है वो अपना काम कर लेंगे। बेटा जर्मन वालों को भी ये लोग अकोमोडेट कर रहे थे, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। और ये लोग तो थे ही बहुत कम, 1%, तो उन लोग को भी इग्नोर नहीं कर रहा बेल्जियम, ठीक है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाते हैं। बोले पूरे कंट्री की गवर्नमेंट अलग होगी, लेकिन जो उनकी कैपिटल है, क्योंकि वहां पर फ्रेंच वाले ज्यादा है, डच वाले कम है, तो बोले भैया वहां के लिए जो गवर्नमेंट है ना वो अलग बनेगी, और वहां पर भी डच वाले जो मिनिस्टर है और फ्रांस वाले मिनिस्टर है, भले ये दोनों नंबर में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर इक्वल इक्वल बनेंगे। मतलब इनको रिप्रेजेंटेशन कैसा मिलेगा, इक्वल। तो ये क्या कहते हैं, ब्रुसेल्स ऑल्सो हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर दोनों कम्युनिटी, यहां दो तरह की कम्युनिटी थी, एक डच और एक फ्रेंच, और साथ साथ में कौन थी, क्रिश्चियन। ये हर कम्युनिटी की गवर्नमेंट भी बनाते हैं, और उस कम्युनिटी की गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, मतलब डच गवर्नमेंट एक अलग बनी हुई है, एक गवर्नमेंट बनी हुई है जो फ्रांस के लोगों ने बना, मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वालों ने बनाई है, एक बनाई है डच बोलने वालों ने, ठीक है। तो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट कौन करेगा, सेम कम्युनिटी के लोग। मतलब डच वालों को डच वाले वोट करेंगे, फ्रेंच वालों को फ्रेंच वाले। मतलब थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट और बनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी। तो मतलब एक गवर्नमेंट है सेंट्रल की, एक गवर्नमेंट है स्टेट की, और एक गवर्नमेंट किसकी है, कम्युनिटी की, ताकि सबको पावर डिवाइड हो सके, किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। मतलब बेल्जियम ने क्या करने की कोशिश करी, बेल्जियम ने कोशिश करी अकोमोडेट करने की, क्या करने की, अकोमोडेट करने की। जबकि श्रीलंका ने क्या करने की कोशिश करी, मेजोरिटी स्टैब्लिश करने की। तो हुआ क्या, श्रीलंका ने एक जने को पावर दी तो हुई क्या, लड़ाई, क्या हुई, लड़ाई। जबकि बेल्जियम ने क्या किया, पावर को क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया सबके अंदर। बेल्जियम ने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसके बीच में, बोले भैया डच वाले भी बराबर पावर ले लो, और डच वालों को भी बराबर पावर दी, और साथ साथ में फ्रांस वालों को भी बराबर पावर दी। बोले लड़ाई मत करो। बात समझ में आ रही। तो अब तुम बताओ किस कंट्री ने ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया, श्रीलंका वालों ने या बेल्जियम वालों ने, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कम्युनिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट ना, नहीं बेटा, कम्युनिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट नहीं। कम्युनिटी मतलब जैसे कि अपने इंडिया में दो तरह की कम्युनिटी है मेजरली, मुस्लिम और हिंदू। तो बोले मुस्लिम की गवर्नमेंट भी बनेगी, हिंदुओं की गवर्नमेंट भी बनेगी, हिंदू को हिंदू वाले वोट देंगे, मुस्लिम को मुस्लिम वाले। तो मतलब उन लोगों ने ऐसे गवर्नमेंट बनाई कि भैया डच गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट, तो डच वालों को डच वाले वोट करो, फ्रेंच वालों को फ्रेंच वाले, ताकि ये नहीं हो कि भैया कि गवर्नमेंट के अंदर अगर दोनों मिलके बनाएंगे तो होगा क्या, डच वाले तो ज्यादा है, फ्रेंच वाले कम है, तो सारे डच वाले नेता जीतेंगे हमेशा, फ्रेंच वाले हार जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए उन लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी अलग से बनाई, ठीक है। यस, तुम लोग को बात समझ आ गई सर, बेल्जियम वाले बढ़िया हैं, डच वाले बढ़िया, सॉरी बेल्जियम वाले बढ़िया हैं, श्रीलंका वाले बढ़िया नहीं है। अब आओ, तो मुझे बताओ, इस पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्या पावर शेयरिंग करनी चाहिए। अब तुम लोग बताओ, क्या पावर शेयरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब एक जगह पावर शेयरिंग नहीं करी गई, कहां पर, श्रीलंका में, तो क्या हुआ, वहां पे हुआ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई। लेकिन जब एक कंट्री में पावर शेयरिंग करी गई, मतलब सबको अकोमोडेट किया गया, अकोमोडेट मतलब सबको इकट्ठा किया गया, तो बेल्जियम ने तो क्या यूज किया, अकोमोडेशन पॉलिसी, जबकि श्रीलंका ने क्या यूज किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसी। तो मेजोरिटेरियन पॉलिसी में हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्ट, और अकोमोडेशन में क्या हुआ, पीसफुली सारा काम चल गया। तो तुम बताओ, पावर शेयरिंग करनी चाहिए, तुम लोग बोल रहे हो यस, यस सर करनी चाहिए। अब अगर करनी चाहिए तो अगला सवाल यह आता है, सर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तुम लोगों ने बोल दिया,
तो मैं पूछता हूं कि भाई करनी चाहिए हाँ या ना, क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए भैया, क्यों करनी चाहिए, इसके दो आंसर है। बोले सर एक रीजन तो प्रैक्टिकल और एक सर मोरल। जैसे तुम लोग, मैं बोलता हूं तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को बोलूं कि प्रैक्टिकल या मोरल रीजन का आंसर कि भैया हिंदू और मुसलमानों के अंदर क्या हम लोगों को पावर डिवाइड करनी चाहिए, तुम बोलोगे हाँ सर करनी चाहिए, वरना उन लोग को बुरा लगेगा कि वो कम है और हम लोग ज्यादा हैं, तो हम लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उनके साथ नहीं करेंगे तो ये चीज गलत होगी। एक तो ये बात हो गई अच्छा बुरा लगने वाली, और एक दूसरा तरीका ये हुआ सर अगर नहीं करोगे तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। मतलब एक बात है प्रैक्टिकल और एक बात है कि यस करने से अच्छा लगता है नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरी चीज एग्जाम्पल समझाता हूं थोड़ा टॉपिक से हट के। मैं बोलता हूं कि भैया गरीब लोगों को हमें कोई चीज फ्री में बांटनी चाहिए, तो तुम बोलोगे सर हाँ बांटनी चाहिए, क्यों सर मन को अच्छा लगता है, किसी की हेल्प कर पाते हैं तो। एक दूसरा रीजन और है, बोले सर अगर हम गरीब लोगों को फ्री में नहीं देंगे या उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे या हम लोगों पे अटैक कर देंगे। तो समझ रहे हो हर चीज के दो तरह के रीजन होते हैं, एक मोरल और एक प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब मोर प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजन, प्रूडेंशियल मतलब साइंटिफिक। जैसे श्रीलंका में हुआ था, इक्वालिटी होगी हाँ, तो बात समझ में आ रही है। तो भैया पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, तो उसके दो रीजन है, दो टाइप है। पहला है मोरल रीजन, भैया अगर करेंगे तो अच्छी बात है, और दूसरा साइंटिफिक रीजन। तो समझो मोरल रीजन क्या है पावर शेयर करने का, पावर शेयर करनी क्यों भाई सर, अगर कोई भी कंट्री बोलती है कि हम डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, डेमोक्रेसी होती कहां पर है, जहां पर लोगों, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, जहां पे लोगों का रूल चले, रूल बाय द पीपल। और अगर सर रूल बाय द पीपल है तो पीपल तो सारे है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला वाले तो लोग थे, वो लोग तो पीपल थे, और तमिल वाले पीपल थे ही नहीं, ऐसा थोड़ी, वो भी तो इंसान ही थे। तो वहां पर क्या हुआ, पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको ध्यान दिया ही नहीं गया। जबकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल, और पीपल मतलब सारे पीपल, किसी भी पर्टिकुलर पीपल को छोड़ सकते नहीं हो, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। तो भैया मॉरल रीजन क्या है कि सर पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेसी की जान ही क्या है, पावर शेयरिंग, कि वहां पे लोगों के द्वारा रूल होता है, तो लोगों में पावर डिवाइड करी हुई होती है, यही तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है सर। तो भैया पावर शेयरिंग अगर नहीं होगी तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो ही सकती नहीं है। अगला, अगर सर पावर शेयर करोगे तो सब लोग अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे मान लो कि आपके घर के अंदर अगर सारे डिसीजन आपकी दीदी से लिए जाए, तो अगर मान लो घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो क्या आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहोगे जब आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा? जवाब है नहीं सर। सर जब दीदी की बात मानेंगे तो कोई प्रोग्राम होगा तो हमें तो मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तो कोई बात मानी नहीं गई, हमें तो कोई फायदा ही नहीं प्रोग्राम होने से, है ना। कभी कभी होता है ना कुछ घर के अंदर कि भाई सारी चीज सर बड़े भैया की मानते हैं, हम मेरी कोई मानता नहीं तो मैं क्यों जाऊं फंक्शन में, मेरा क्या काम, बर्थडे मेरा है भैया की इच्छा मानी जा रही है। या फिर मान लो बर्थडे आपका, सारी इच्छा आपकी मान रहे हैं, आपके भैया की माननी नहीं रहे, तो उनको मजा ही नहीं आएगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो वैसे ही एक कंट्री के अंदर अगर आपने पावर सब में शेयर नहीं करी, तो जिनको पावर शेयर करी वो तो मजे ले लेंगे, जिनको नहीं करी वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे क्या, नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आपने पावर शेयर करी, अगर आपने पावर इक्वली डिवाइड करी, तो वो लोग भी, वो सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो जब पावर शेयर करते हैं तो सारे सिटीजन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और अगला भैया, डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों के पास में राइट है कि वो किसके थ्रू गवर्न होंगे, और किसके थ्रू गवर्न होंगे उनकी इच्छा है, उनका राइट है। और इसका मतलब क्या है कि सर आप उनको अगर पावर शेयर करोगे, उनको भी पावर दोगे बात बोलने की कि उनको किससे रूल होना है, तभी तो पावर शेयर हुई। तो देखो पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न, कि भाई लोगों का अधिकार है तो कि वो किससे गवर्न होंगे, और किससे गवर्न होंगे मतलब वो चूज करेंगे, चूज करेंगे मतलब आपने पावर क्या कर दी, शेयर कर दी। तो मोरल रीजन सबको समझ आए कि पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। बोलो यस और नो, कमेंट्स करके बताओ फटाफट, क्या बात समझ आई कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों करनी चाहिए। मोरल रीजन सबको समझ आया तो फटाफट कमेंट्स में लिखो सेम पेज, यस सर, कि सर लोगों को खुद का राइट है कि भाई उनको ये राइट है कि भाई उनको कंसल्ट करें कि वो किससे उनको रूल होना, उनकी इच्छा पूछी जाए, ठीक है। वहीं पर प्रूडेंशियल रीजन की मैं बात करूं, मतलब
हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक रीजन की। किसकी बात कर रहे हैं? साइंटिफिक रीजन की। तो भैया अगर सर अगर आपने पावर शेयर कर दी तब तो लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पावर शेयर नहीं करी तो लोग बाग क्या करेंगे? आपस में क्या कर लेंगे बेटा? दे विल फाइट। तो भैया प्रूडेंशियल रीजन क्या है? रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि लोग बाग लड़ते नहीं है। अगला रीजन, प्रूडेंशियल रीजन क्या है? कि सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है। भैया स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, सर एक कंट्री के अंदर अगर जैसे कि श्रीलंका के अंदर उन्होंने पावर शेयर नहीं करी तो वहां पे क्या हुआ? वहां की गवर्नमेंट ही खत्म कर दी लोगों ने, गवर्नमेंट को ही गिरा दिया। लेकिन यहां पर पॉलिटिकल ऑर्डर, तो मैं आपको बताता हूं श्रीलंका में इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि उनका पूरा डेवलपमेंट खत्म हो गया था बेटा। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि श्रीलंका एक डेवलप कंट्री हुआ करता था, लेकिन जब सिविल वॉर हुआ ना तो वहां का डेवलपमेंट जीरो हो गया था काइंड ऑफ। बात समझ में आ रही है? तो सिविल वॉर की वजह से वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर सर हम पावर शेयर करेंगे तो पूरा जो नेशन है वो क्या रहेगा? यूनाइट रहेगा। सर अगर सबको बराबर बराबर मिला है, सबको इक्वल राइट मिला है तो सब मिलजुल के रहेंगे, यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने पावर शेयर नहीं करी तो यूनिटी बढ़ने वाली नहीं है। तो पावर शेयरिंग का जो तीसरा साइंटिफिक रीजन है वो क्या है? स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ द नेशन। नेशन की क्या होती है? यूनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अगेन मैं बोल देता हूं, ये क्वेश्चन है एमटीआर, मैं तुझे रटूंगा क्वेश्चन। तो वो पूछता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप दो रीजन लिखो, एक मोरल एक प्रूडेंशियल। मोरल के 3 पॉइंट, प्रूडेंशियल के 3 पॉइंट। बात सबको समझ आ गई क्या? कि सर जब ये बात समझ आ गई कि पावर शेयर करना जरूरी है तो भाई सर अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर पावर शेयर कैसे करें, है ना? तो ये बात तो आपने बता दी, पावर शेयर करना जरूरी है। तो अब ये बताओ पावर शेयर करें कैसे? तो भैया हाउ टू डू दिस पावर शेयरिंग। तो भैया पावर शेयरिंग करने के, या फिर मैं कह दूं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है बेटा? ये 4 है। एक है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। एक तरीका तो पावर बांटने का क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब मैं बताऊंगा आप लोग को हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल मतलब, हॉरिजॉन्टल मैथ्स में लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल, मतलब सर अगर 3 जने बैठे हैं या 4 जने बैठे हैं, 5 जने बैठे हैं, तो वो सब हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल पे है मतलब सब सेम लेवल पे, सब क्या है? सेम लेवल पे। तो हॉरिजॉन्टल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया के केस के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? एक तो हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट कंट्रीज में हॉरिजॉन्टल है। साथ साथ दूसरा कौन सा? वर्टिकल। अभी बढ़ेंगे हम वर्टिकल क्या। तीसरा रीजन, तीसरा पावर शेयरिंग करने का तरीका क्या है? बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, कि अलग अलग सोशल ग्रुप में। सोशल ग्रुप मतलब सर सोशल ग्रुप क्या होता है? यहां थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब सोसाइटी के बेसिस पे। जैसे अपने इंडिया के अंदर अलग अलग सोसाइटीज है। अलग अलग सोसाइटीज बोलने का मतलब मेरा क्या है भैया? एक जैसे हिंदी बोलने वाले लोग, एक तमिल बोलने वाले, एक गुजराती बोलने वाले, एक बंगाली बोलने वाले। तो ये क्या? लिंग्विस्टिक ग्रुप है ना। ये सबका सोशल पैटर्न है कि हर अलग अलग सोशल पैटर्न है। तो आप देखो अपने इंडिया के अंदर हमने पावर हर ग्रुप के, हर लैंग्वेज वाले लोगों को पावर दे रखी है। इसका मतलब कि सर हमारे यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही यूज नहीं होती ऑफिस में, या हिंदी यूज नहीं होती। हमारे यहाँ गुजराती को भी स्टेटस दिया है, राजस्थानी को भी दिया है, हमारे यहाँ पे बंगाली को भी दिया है, गुजराती को भी दिया है, कन्नड़ को भी दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमने हर लैंग्वेज को क्या दी है? इक्वालिटी। तो ये क्या है? जब आप सारी लैंग्वेज को इक्वालिटी दे रहे हो उसका मतलब आप हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को, हर लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप को क्या दे रहे हो बेटा? इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। अब दूसरी चीज रिलीजियस, जैसे कि मान लो अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? उसने क्या कर रखा? हमारे कंट्री का धर्म कौन सा है? इस्लाम। इसका मतलब कि भैया इस्लाम वालों को सबके साथ में प्यार से ट्रीट करेंगे, जो भी इस्लाम के अगेंस्ट होगा उनको मारेंगे कुटेंगे। लेकिन इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे मुस्लिम को भी उतनी आजादी है, हिंदू को भी उतनी आजादी है, क्रिश्चियन को भी उतनी आजादी है, जैन को भी उतनी आजादी है ना। तो हमने क्या कर रखा है? ये भी पावर शेयरिंग कर रखी है। तो एक पावर शेयरिंग करने का तरीका क्या है? सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर बांटना, मतलब जैसे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। और भी ग्रुप हो सकते हैं जैसे कि सोशल ग्रुप का और भी एग्जांपल, जैसे जेंट्स और, सर कमेंट हट गए वहां से, गर्ल्स में और बॉयज में, वो भी हमारा पावर शेयरिंग करने का ही तरीका है। बात समझ में आ रही है? अब
दूसरा पावर शेयर करने का तरीका क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी हम लोगों ने पावर शेयर करेगी। कैसे कि देखो इंडिया में कभी बीजेपी जीत जाती है, कभी कांग्रेस जीत जाती है, कभी आम आदमी पार्टी जीत जाती है। भैया बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है ना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है और सब जीत पा रहे हैं। इसका मतलब सबको पावर इक्वल दी गई है। भैया अगर आपकी आइडियोलॉजी अलग है तो आप अलग ग्रुप बना सकते हो। तो ये क्या है, एक तरह का पावर शेयरिंग। इन दोनों को डिटेल में भी हम लोग दोबारा एक्सप्लेन में दोबारा समझाऊंगा, हॉरिजॉन्टल में कैसे होता है, वर्टिकल में कैसा होता है। बाकी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन अभी मैं डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी समझे तुम लोग कि सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर कर रखी है। पॉलिटिकल ग्रुप मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या है, जैसे कि ट्रेड यूनियन बना हुआ होता है, जैसे कि बिजनेसमैन सारे मिलकर के यूनियन बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं, है ना। जैसे अभी अरावली वाला केस हुआ तो सारे राजस्थान के लोगों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया और गवर्नमेंट पे प्रेशर किया, तो गवर्नमेंट को अपना क्या करना पड़ा, जो माइनिंग का डिसीजन था उसे चेंज करना पड़ा। तो हम लोग किसका काम कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप का, है ना। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मजदूर संघ, है ना। मजदूर संघ ने क्या बना रखा है कि अगर मजदूरों के खिलाफ कोई भी चीज होगी तो ये लोग गवर्नमेंट पे क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो ये भी एक तरह की क्या होल्ड कर रहे हैं, पावर होल्ड कर रहे हैं। भैया प्रेशर ग्रुप्स मतलब अलग अलग तरह की कम्युनिटी। स्टूडेंट ग्रुप होता है, जैसे स्टूडेंट काउंसिल है, अगर स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी यूनिवर्सिटी कोई लॉ बना देती है तो लोग बाग प्रोटेस्ट कर देते हैं ना, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट को भी क्या दी गई, एक तरह से पावर। तो ये भी तो पावर शेयरिंग का तरीका है। तो देखो एक पावर शेयरिंग का तरीका है हॉरिजॉन्टल लेवल पर, दूसरा पावर शेयरिंग का तरीका है वर्टिकल लेवल पर, तीसरा पावर शेयरिंग का तरीका है डिफरेंट सोशल ग्रुप में। अब देखो सोशल ग्रुप, जैसे आपको मैं बताऊं बेल्जियम में सोशल ग्रुप में पावर कैसे शेयर करी गई थी, कम्युनिटी की गवर्नमेंट ही अलग बना दी। मतलब बोले बेल्जियम कम्युनिटी की गवर्नमेंट अलग है, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वहां पे कि बेल्जियम कम्युनिटी की गवर्नमेंट अलग, और सॉरी बेल्जियम में कैसे बनाई गई कि भैया वहां पे फ्रेंच कम्युनिटी की गवर्नमेंट अलग और जो दूसरी डच कम्युनिटी उसकी गवर्नमेंट अलग, ठीक है। अब यहां पर आता है पॉलिटिकल ग्रुप। पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अपने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर शेयर कर रखी है, बीजेपी भी पावर में आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, आम आदमी भी आ सकती है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मतलब अलग अलग विजन वाले भी जीत पा रहे हैं। इसका मतलब सबको हमने क्या कर रखा है, बराबर बराबर पावर डिवाइड कर रखी है। तो बात समझ में आई। तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हाउ पावर इज शेयर्ड। तो पावर शेयर कर रखी है 4 लेवल पे, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल लेवल पर, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप और बिटवीन द पॉलिटिकल ग्रुप। तो एकदम क्लियर शब्दों में मैंने लिखाया है इसको। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया ये जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, बेटा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आपको समझाता हूं थोड़ा सा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो देखो हम लोगों ने क्या कर रखा है बेटा, एक बनाया लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और एक, अब देखो लेजिस्लेचर क्या कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। लेजिस्लेचर वाले क्या कर रहे हैं बेटा, लॉ बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वाले क्या कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और जुडिशरी वाले क्या कर रहे हैं, अगर लॉ फॉलो नहीं हुआ तो ये यहां पर देखेंगे, या फिर मान लो कि अगर लेजिस्लेचर ने लॉ गलत बनाया तो उसको कौन देखेगा, जुडिशरी वाला देखेगा। अब जो जुडिशरी वाला है, जो जो लॉ को चेक कर रहा है कि लॉ सही बनाया है नहीं बनाया, लॉ में कोई गलती तो नहीं कर दी, ये जुडिशरी वाले को अपॉइंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव वाला। मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर वाला देख रहा है एग्जीक्यूटिव वाले काम सही कर रहे हैं क्या। अगर एग्जीक्यूटिव वाले काम सही नहीं कर रहे तो फिर ये लॉ कोई ना कोई बना देंगे। एग्जीक्यूटिव वाला जुडिशरी वाले को अपॉइंट कर रहा है, बाद में जुडिशरी वाला ही चेक करेगा कि एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगर सही से नहीं कर रहा तो उसको सजा देगा। एक्चुअली में क्या है कि इन तीनों जनों के पास में पावर क्या है बेटा, इक्वल। इसीलिए तीनों जने एक प्लेटफॉर्म पर है, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, तीनों जने एक ही लेवल पर है। तीनों जने क्या है, एक लेवल पे। तो इस कारण से क्या कर पा रहे हैं, तीनों एक दूसरे पे क्या कर पा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस। क्या कर पा रहे हैं बेटा, चेक एंड बैलेंस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या कर रखा है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी अनलिमिटेड पावर ना एंजॉय कर रहे, और साथ साथ में सब एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस की भैया चेक करते रहते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। बात समझ में आ रही है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का पीछे का मतलब क्या है।
बोलो यस और नो। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो लेवल है ये कहां पर होती है, एट अ डिफरेंट, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है बेटा, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनके अंदर क्या कर रखी है बेटा, पावर क्या कर रखी है हमने, शेयर कर रखी है। बोलो यस और नो। तो देखो, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पावर कैसे शेयर कर रखी है। उसके बाद में आता है सेंट्रल, स्टेट और लोकल, कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ पावर सेंट्रल के पास है, सेंट्रल ने कुछ पावर स्टेट को दे रखी है, और इंडिया के अंदर तो स्पेशल फीचर है कि हमने कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को भी दे रखी है। जैसे बेल्जियम में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, साथ में कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे थर्ड गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, पावर डिवाइड करने का तरीका। ये क्या है बेटा, पावर डिवाइड करने का तरीका। तो अगर मैं बात करूं अब इस चैप्टर के अंदर कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कितने आएंगे सर, इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं, तो देखो फटाफट से देख लेते हैं आगे का। बताओ, पहला क्वेश्चन आप लोग को सबको पढ़ के समझ आ गया क्या, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अगर मेजोरिटी पॉलिसी अपनाई थी तो उससे हुआ क्या था श्रीलंका में, जो तमिल वाले लोग थे वो लोग गुस्सा हो गए थे, उन लोग को जॉब्स वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा था, तो उन लोगों ने बाद में क्या कर दिया, सिविल वॉर कर दिया। तो तमिल और सिन्हाला के बीच में क्या हुआ, रिलेशन क्या हो गए, खराब हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर अडॉप्ट बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। मेजोरिटेरियन पॉलिसी क्या है ना, मेजोरिटेरियन पॉलिसी श्रीलंका में क्या अडॉप्ट करी थी, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि भैया प्रोविजन ऑफ 1956 का जो सिन्हाला एक्ट था उसका मतलब श्रीलंका का जो एक्ट था उसमें क्या प्रोविजन थे, या तमिल के जो लोग बाग थे वो श्रीलंका के अंदर एलिनेटेड फील क्यों कर रहे थे। एक्सप्लेन 3 मेजर टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1956। इसको बहुत सारे क्वेश्चंस के तरह से पूछ सकता है। आप लोग को मैंने इसका आंसर बता दिया है कि भैया श्रीलंका में क्या एक्ट पास किया गया था, कि भैया सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अंदर उन लोगों ने किसको प्रायोरिटी दी थी, सिन्हाला कम्युनिटी को। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन किसको मिल रहा था, सिन्हाला कम्युनिटीज वालों को। ठीक है, और उसके बाद में जो बुद्धिज्म है उसको क्या बना दिया था, ऑफिशियल। बुद्धिज्म को क्या बना दिया गया था बेटा, बुद्धिज्म को क्या बना दिया गया था, ऑफिशियल रिलीजन। और उससे हुआ क्या था, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिल्स के बीच में लड़ाई चालू हुई थी। आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अगला आता है कि भैया बताओ, शेयरिंग ऑफ पावर मेक अ कंट्री मोर पावरफुल एंड द यूनाइट, डू यू एग्री। या फिर पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। या फिर बताओ मोरल और प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग के। तो मैं आप लोग को तीनों के आंसर, दोनों के आंसर लिखा चुका हूं पॉइंट में, तो वही आंसर आप लोग को यहाँ वापस लिखना है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है और मोरल रीजन क्या है। बोलो सबको क्लियर है क्या चैप्टर। अगला आता है जो क्वेश्चन में आप लोग को वहां पे बता रहा था, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब करो या उनमें डिफरेंशिएट कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो एक बार क्या लिखोगे। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज अरेंजमेंट इन विच द पावर इज शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन क्या है, जुडिशरी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है भाई, 3 ऑर्गन है, वो 3 हिस्से और तीनों हिस्से बराबर बराबर है ना ऑर्गन। तो बोले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। वहीं पर जो वर्टिकल डिवीजन है उसके अंदर क्या होता है कि एक गवर्नमेंट हाइयर है और उसके नीचे कोई लोअर गवर्नमेंट है। मतलब जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हाइयर है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लोअर। इस बारे में जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोग को चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बस इतना था चैप्टर, हाँ बस इतना सा था, खत्म हो गया। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर 4 क्वेश्चन है सिर्फ पूरे चैप्टर में। इतने से चैप्टर है, ये तो बोला था एक दिन की क्लास में खत्म करा दूंगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में डिफरेंट ऑर्गन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, जबकि वर्टिकल डिवीजन के अंदर डिफरेंट पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस होता है, जबकि यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा सिस्टम होता नहीं है। अब एडवांटेज क्या है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के, इससे क्या होता है जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है सब लोग सेम लेवल पे होते हैं, सारे जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब सेम पे है, तो कोई भी अनलिमिटेड पावर यूज नहीं कर सकता। और दूसरी चीज क्या है, सब एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बना सकते हैं।
तो बोलो आप लोगों को चैप्टर क्लियर हुआ या नहीं। यहां पर चैप्टर होता है खत्म और सिर्फ सिर्फ 4 क्वेश्चन है। टॉपिक क्या कि भैया पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग अगर क्या है तो भैया श्रीलंका और बेल्जियम ने कैसे कैसी प्रॉब्लम्स करी। श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन मेजर अडॉप्ट करे और बेल्जियम ने अकोमोडेशन मेथड यूज करा। उसके बाद में क्या पढ़ा कि पावर शेयरिंग जरूरी है क्या, इस पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तुमने बोला यस, तो भैया वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब तुम लोगों ने बोला कि सर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। 2 रीजन, एक मोरल रीजन और एक प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन के 3 पॉइंट, प्रूडेंशियल रीजन के 3 पॉइंट, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कि पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या है। जब तुम लोगों ने बोल दिया पावर शेयरिंग जरूरी है तो तुमने बताओ पावर शेयरिंग कैसे करोगे, तो सर 4 तरह से करेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर शेयरिंग, दूसरा वर्टिकल लेवल पे पावर शेयरिंग, तीसरा बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज मतलब सोशल ग्रुप के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक और रिलीजन, और चौथा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल रीजंस के बेसिस पे पावर को डिवाइड करना। उसके अंदर तुम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, चैप्टर खत्म, लास्ट ऑफ। अब बताओ किसी को कोई डाउट रह गया क्या चैप्टर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर जो भी आपके जूनियर हैं जो 9th में से 10th में आने वाले हैं, उन्हें भी बता देना कि हमारा एक टीचर है एसएसटी फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। तो प्लीज प्लीज सपोर्ट मी। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय। अगर मुझे एक बार कमेंट में बता दो लेक्चर कैसा लगा, सब लोग के कमेंट से, सब लोग कमेंट करो तो लेक्चर लगा कैसा, जल्दी से बताओ फटाफट। क्या मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एमसीक्यू करवाऊं? तो कल अगर फेडरलिज्म से पहले चाहते हो कि हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पावर शेयरिंग के एमसीक्यू, तो मैं 20 मिनट में पावर शेयरिंग के सारे एमसीक्यू शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग ज्वाइन कर लो तो कल 7:40 से लेके 8 o'clock तक 20 मिनट के लिए सिर्फ पावर शेयरिंग के, सिर्फ पावर शेयरिंग के मैं आप लोग को क्या करा देता हूं, आप लोगों को क्या करा देता हूं, आप लोग को करा देता हूं एमसीक्यूज। तो अगर आप लोग चाहते हो तो कल 7:40 पे ज्वाइन कर लेना लाइव, हम एक एमसीक्यू का 20 मिनट का वीडियो, तो पावर शेयरिंग के एमसीक्यू भी क्लियर, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिया, एमसीक्यू मैं कल शेयर कर दूंगा, तो इससे आप लोग को हो जाएगा एकदम कंप्लीट क्लियर। सर तेजू बेटा बोल दो एक बार, अच्छा तेजू बेटा बस। चलो केशव महाश्वरी, सर वीडियो लाइक नहीं कर सकता, क्यों बेटा वीडियो लाइक क्यों नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगा? सर डाउट, हाँ बताओ, सर ही डाउट या सब्जेक्ट में डाउट? बोलो 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 फटाफट फटाफट बोलो। क्योंकि पहले ही कर दिया, अरे वाह, अरे इस वाली वीडियो को लाइक कर दे यार। चलो अब इस वाले को भी पहले कर दिया तूने, चलो अरे बाकी लोगों के साथ करवा दो, शेयर करा दो, बता दो। अच्छा बताओ लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा? एकदम क्रिस्प था, कोई दिक्कत आई? इसी को, अरे वाह, चलो भूल गया, क्या भूल गया बेटा? सर आप कहां से हो? अरे भैया रोज बताता हूं जयपुर से हूं, है ना, जयपुर से हूं, जयपुर से। नो सर नो डाउट, वर्ल्ड बेस्ट, वाओ। चलो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर फेडरलिज्म चैप्टर के साथ। विश यू सक्सेस, विश यू हैप्पीनेस, ऑल दी बेस्ट। डाउट भूल गया, कोई बात नहीं अभिजीत, सोच ले, कल पूछ लेना बेटा। 20 out of 20 है इस लेक्चर को, अरे वाह यार, थैंक यू सो मच।